गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अब हम चैप्टर 4 अकाउंटिंग इक्वेशन एंड रूल्स ऑफ अकाउंटिंग यानी लेखांकन समीकरण एवं लेखांकन के नियम, इस चैप्टर में आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अब इसमें देखिए रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो है ना, इसमें थ्री टाइप्स के आपको मैंने अकाउंट्स बताए थे, है ना। पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाते, रियल अकाउंट्स यानी वास्तविक खाते, और नॉमिनल अकाउंट्स यानी आय व्यय के खाते। ऐसे 3 प्रकार के मेन खाते होते हैं। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले पर्सनल अकाउंट्स यानी व्यक्तिगत खाते। अब ये व्यक्तिगत खाते जो हैं, इसका रूल होता है क्या, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, है ना। मतलब पाने वाले को नाम करो और देने वाले को जमा करो। मतलब पाने वाला जब भी पाएगा उसको नाम करना है और देने वाला जो भी होगा उसको हमको जमा करना है। ये हमारे डेबिट और क्रेडिट के रूल है। मतलब हम किस खाते को डेबिट करेंगे और किस खाते को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है। देन उसके बाद सेकंड है हमारा रियल अकाउंट्स, है ना। रियल अकाउंट्स में डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना। जो भी हमारे व्यापार में वस्तु आती है, आने वाले वस्तु को हम नाम करते हैं और जाने वाले वस्तु को जमा करते हैं। जैसे हमने माल खरीदा तो व्यापार में क्या वस्तु आई, सामान आया और हमने कैश दे दिया, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। मतलब कैश गया तो उसको हमने जमा कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और व्यापार में वस्तु आई मतलब परचेस किया हमने गुड्स तो उसको परचेस अकाउंट से शो करते हैं हम, तो उसको परचेस कर दिया। देन फिर है थर्ड नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट यानी आय व्यय के खाते। इसमें है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हमारे जो भी एक्सपेंसेस यानी खर्च और हमारी हानियाँ होती हैं उनको हम डेबिट करते हैं। ठीक है। मतलब जैसे हमारा जो भी खर्च है, जैसे हमने सैलरी दी, है ना, या हमने स्टेशनरी खरीदी, तो इनके सबके खर्चे जो होते हैं उनको हम हमेशा डेबिट करते हैं। मतलब स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस तरीके से हम एंट्री करते हैं। मतलब उनको खर्चों और लॉस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और जो भी हमारे क्रेडिट करते हैं हम इनकम और गेंस को, यानी हमारी आय और लाभ को हम क्रेडिट करते हैं, जमा करते हैं, है ना। जैसे सपोज करो मेरे पास में कुछ प्रॉफिट हुआ मुझे, है ना, मुझे सैलरी मिली है ना, तो मैं क्या लिखूँगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, है ना। मतलब मुझे क्या हुआ, लाभ हुआ या आय मिली है मुझे, तो उसको मैं जमा करूँगी। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है। अब इसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन की बात करूँ मैं, है ना। तो टोटल असेट्स ऑफ बिजनेस आर, मतलब हमारी व्यापार की कुल संपत्तियाँ कितनी हैं, 3,50,000 रुपये हैं। ठीक है। और हमारे लेनदार, है ना, मतलब हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं, 1,30,000 के हैं। तो हमको क्या करना है, हमको फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कैपिटल, मतलब हमको कैपिटल का अमाउंट निकालना है। ठीक है। हमारा आंसर भी दिया हुआ है, 2,20,000 हमारा आंसर है। ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन की बात करें। ठीक है। तो आपको सभी को पता है, हमने पहले भी बात की थी कि कैपिटल इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। मतलब हमारी कैपिटल में से टोटल असेट्स में से हम जितनी भी लायबिलिटीज़ है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, हमारी आ जाएगी इसमें पूंजी यानी कैपिटल आ जाएगी। तो हमारी कैपिटल कितनी हुई, 2,20,000। ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देन हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ असेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब हमारे पास में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, संपत्तियों की राशि की गणना करनी है हमको कि संपत्ति कितनी है। तो हमको दे रखा है कैपिटल। ठीक है। फिर है टोटल क्रेडिटर्स यानी व्यापारिक लेनदार। ठीक। फिर है व्यय हेतु क्रेडिटर्स, है ना। अब हमने क्रेडिटर्स के ऊपर इतने एक्सपेंसेस किए एक्स्ट्रा, और हमारा बैंक अधिविकर्ष यानी बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना, ये भी हमारी लायबिलिटी होती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की इसकी। अब देखिए हमारी टोटल असेट्स निकालनी है हमको, तो हमारी कैपिटल कितनी है, हमारी कैपिटल है 4 लाख रुपए। ठीक।
अब हमारे पास में हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ क्या क्या है। तो देखिए हमने बात की थी क्रेडिटर्स की, तो 80,000 जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो भी हमारी क्या है, लाइबिलिटीज़ है। ठीक है, अब हमने क्रेडिटर्स के ऊपर एक्सपेंसेस किए 20,000, वो भी हमारी क्या है, लाइबिलिटीज़ हैं। ठीक है, एंड हमारे अधिविकर्ष यानी बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी हमारी लाइबिलिटी है। तो हम कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को प्लस कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 6 लाख रुपए हमारी टोटल असेट्स आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, अब हम आगे वाले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है ना। अब इसमें क्या लिखा है, एनालिसिस द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड शो दिस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशंस। अकाउंटिंग इक्वेशंस में हमको बताने हैं, मतलब असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इस फॉर्मेशन में हमको उसको समीकरण को दिखाना है। तो हमारे पास में 2 इक्वेशन इसमें, निमय ने 2 लाख रुपए का नगद माल खरीदा, नगद लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, और वंशिका से 50,000 का माल उधार खरीदा, है ना। मतलब गुड्स परचेस उसने किया है क्रेडिट पे, एंड देन निमय ने बिजनेस स्टार्ट किया है 2 लाख रुपीज़ से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन, निमय ने 2 लाख रुपए से नगद पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया है ना। तो इससे 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं, कौन कौन से, एक तो संपत्ति खाता और एक पूंजी खाता। मतलब अगर संपत्ति में वृद्धि हो रही है 2 लाख की, इन्हें रोकड़ आ रहे हैं, तो पूंजी में वृद्धि होगी, है ना, तो कैपिटल बढ़ेगी। तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो जाएगी, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी असेट्स होगी 2 लाख रुपीज़ इज इक्वल टू लायबिलिटी 0 एंड प्लस 2 लाख रुपीज़ कैपिटल। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सॉल्यूशन पहली इक्वेशन का। सेकंड इक्वेशन थी, वंशिका से 50,000 का माल हमने उधार खरीदा। इसमें भी प्रभावित होंगे 2 खाते, एक संपत्ति और एक दायित्व। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने माल खरीदा है ना, तो हमारी संपत्ति हो गई, और हमारा दायित्व कैसे बनेगा, क्योंकि हमको उसको पैसा उधार लिया है तो उधार चुकाना है हमको। संपत्ति में स्टॉक आया हमारे पास 50,000 रुपये, और दायित्व में क्या हुआ, क्रेडिट हुए हमारे 50,000 रुपये लेनदार। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी 50,000 हमारी असेट्स है इज इक्वल टू लायबिलिटी 50,000 प्लस कैपिटल हो गई 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, है ना। आप बोल रहे होंगे कि मैडम क्वेश्चन नंबर 4 तो आपने करवाया है नहीं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है सेम क्वेश्चन नंबर 3 का है, 3 की कॉपी है, मतलब एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 की तरह क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5, ये राठी की बुक्स के क्वेश्चंस हैं। आप किसी भी बुक के क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, है ना। इन ट्रांजेक्शन से आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस तैयार करनी है। ठीक है, अब अकाउंटिंग इक्वेशन हम क्वेश्चन करेंगे, मतलब लेखांकन समीकरण तैयार करने वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसमें हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता है, पूरा आपको इंग्लिश में ही प्रिपेयर करना होगा, जो कि बहुत आसान इंग्लिश है जिसको आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला है, भव्य स्टार्टेड बिजनेस, यानी भव्य ने बिजनेस स्टार्ट किया, कितने रुपए से, 30,000 रुपये से। फिर उसने नगदी माल खरीदा 20,000 रुपये से, यानी परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, एंड 8,000 की कॉस्ट का माल उसने 10,000 में बेचा, है ना। मतलब 10,000 रुपये में बेचा उसने 8,000 का, है ना। जैसे सपोज़ कीजिए आपने 8 रुपये में कोई पेन खरीदा और आपने अपनी फ्रेंड को 10 रुपीज़ में दिया, मतलब 2 रुपीज़।
अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, है ना। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है हम बनाएंगे इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम इसमें कॉलम बनाएंगे ट्रांजैक्शन, है ना। ऊपर लिखेंगे हम अकाउंटिंग इक्वेशन ट्रांजैक्शंस असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, है ना। कैश प्लस स्टॉक इज इक्वल टू क्रेडिटर्स पर प्लस कैपिटल, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है भव्य स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। भव्य ने 30,000 रुपये से क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। तो कैश में कितने आए 30,000, ठीक, क्योंकि उसके पास कैश है और इसका कैपिटल पे प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो हमने इज इक्वल टू क्या कर दिया प्लस 30,000 कैपिटल में कर दिए, ठीक। अब इसके बाद में हम बनाएंगे नेक्स्ट इक्वेशन परचेज गुड्स फॉर कैश। उसने परचेज किया गुड्स, है ना, कितने रुपए में 20,000 रुपये में। तो देखिए हमने कैश में से हमने 20,000 कम किए, है ना। मतलब सपोज़ कीजिए आपने 30,000 रुपये आपके पास थे, 20,000 का आपने सामान खरीद लिया, तो आपके पास कितने बचेंगे कैश में 10,000 रुपये, और आपका 20,000 रुपये का माल आपके पास आ जाएगा। मतलब आपके पास कैपिटल में फिर से कितने हो गए 30,000 रुपये हो गए, और वही कैपिटल में आपके 30,000 रुपये हैं। तो सेम इक्वेशन हो गई, है ना। इस तरीके से आपकी लायबिलिटी, है ना, मतलब असेट्स और लायबिलिटी के दोनों पक्ष आपके बराबर रहेंगे हमेशा। अगर बराबर नहीं है तो समझ लीजिएगा कि आपने कहीं कोई मिस्टेक की है, ठीक है। फिर है उसके बाद में थर्ड पॉइंट गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब हमने गुड्स सोल्ड किया है कैश, ठीक है। अब हमने कैश में किया 10,000 में हमने सोल्ड आउट किया, 8,000 कॉस्टिंग थी। तो अब देखिए हमारे पास 10,000 रुपये कैश में है, मतलब 10 और 10 कितने हो गए 20,000 हमारी कैश हो गई, ठीक। अब हमने 8,000 का माल 10,000 में बेचा था, मतलब 2,000 का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, वो कैपिटल में इंक्रीज़ हो जाएगा, जो हमने कैपिटल में इंक्रीज़ कर दिया। कैपिटल कितनी हो गई 30 + 2,000 32,000, ठीक है। अब देखिए स्टॉक, अब स्टॉक हमारे पास 20,000 का था और हमने माल कितने का बेचा है 8,000 रुपये का, है ना। तो 20,000 में से 8,000 जब हम माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे 12,000 रुपये। मतलब स्टॉक वाले में हमारे पास कितने बचेंगे 12,000, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे न्यू इक्वेशन में हमारे 20,000 क्या हो गए कैश हो गया, स्टॉक हो गया 12,000, है ना। क्रेडिटर्स है ही नहीं इसलिए ज़ीरो लगा देंगे, प्लस 32,000 हमारे किस में हो गए कैपिटल में। मतलब 32,000 असेट्स है तो 32,000 हमारे 32,000 ही हमारे क्या हो गई कैपिटल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है फिनिश हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमको करना है प्रिपेयर, क्या करना है प्रिपेयर करना है अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है हमको। सबसे पहला पॉइंट है हमने स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मतलब उसने नगद यानी रोकड़ से उसने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। फिर उसने क्या किया बैंक में जमा किए, डिपॉजिट किए 50,000 रुपीज़, ठीक है। फिर है रमेश से उधार माल क्रय किया उसने, है ना। रमेश से उधार खरीदा है कितने रुपए का 10,000 रुपये का, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार की, उसी तरीके से कॉलम बनाना है ट्रांजैक्शंस। अब यहाँ पे हमने कैश बैंक स्टॉक क्रेडिटर्स और कैपिटल का बनाया, जो हमको अलग से ही दिख रहे हैं। कैश है हमारे पास में, बैंक में डिपॉजिट की इसलिए बैंक का बनाएंगे, माल खरीदा इसलिए स्टॉक का बनाएंगे, और उधार खरीदा है इसलिए हम क्रेडिटर्स भी बनाएंगे। अब हमारे सारे खाते हमको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। सबसे पहला हम ट्रांजैक्शन में लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हमने कैश से शुरू किया है 2,50,000, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा 2,50,000 से 2,50,000 हमारे पास कैश में आएगी, और वही चीज़ हम कैपिटल में भी शो करेंगे क्योंकि ये हमारी पूंजी भी है ना। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन बराबर, है ना। 2,50,000 हमारे असेट्स में भी आ गए और 2,50,000 हमारे किस में आ गए हैं कैपिटल में, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब बैंक में हमने कितने डिपॉजिट किए 50,000 डिपॉजिट किए हैं, तो हमने कैश में से कितने कर देंगे
50,000 कम करेंगे ना, क्योंकि कैश में से तो निकाल के हमने बैंक में जमा किए, तो कैश में से 50,000 कम करेंगे और बैंक वाले कॉलम में हम 50,000 रुपये लिख देंगे। ठीक है, तो ये देखिए न्यू इक्वेशन हमारी क्या आ गई, 2 लाख रुपीज़ हमारे पास कैश में आ गए, बैंक में आ गए 50,000, स्टॉक में ज़ीरो कर देंगे, क्रेडिटर्स में ज़ीरो एंड प्लस 2,50,000 फिर से हमारी कैपिटल हो गई। तो देखिए असेट्स में भी हमारे पास में 2,50,000 है और कैपिटल में भी हमारे कितने हैं 2,50,000। ठीक है, अब हमारी थर्ड इक्वेशन देखिए हम, थर्ड इक्वेशन क्या है, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश। रमेश से हमने उधार माल खरीदा है 10,000 रुपये का। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास में उधार खरीदा है, कैश का तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो ज़ीरो लगा देंगे कैश में, बैंक में कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया इसलिए वहाँ भी ज़ीरो। अब 10,000 का माल खरीदा मतलब स्टॉक में 10,000 रुपये आए, देखिए हमने स्टॉक वाले कॉलम में लिख दिया 10,000, इज इक्वल टू का साइन लगा करके उधार माल खरीदा है मतलब रमेश को हमको बाद में देना है पैसे, तो हम अब हो गई 2,50,000 रुपये वैसे के वैसे। ठीक है, तो हमारे क्या हो गए, इक्वेशन क्या हो गई, ये 2 लाख रुपये हो गए है ना, और यहाँ पर 50,000 हो गए, यहाँ 10,000 और यहाँ पे भी 10,000, यहाँ पर आएंगे ज़ीरो है ना, ये इक्वेशन में कैपिटल के नीचे ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो ये लो गई 2,50,000, मतलब टोटल हमारी कैपिटल कितनी हो गई 2,60,000 और इधर हमारे असेट्स में भी हो गए 2,60,000। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है ना। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको होमवर्क में करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करना बता दूँगी। ठीक है, थैंक यू गर्ल्स, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे।